रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने स्क्रीन प्ले राइटर जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी साहित्यिक और फिल्मी लेखन में समान रूप से प्रतिष्ठित जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी का संबंध यूपी में रामपुर के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के खानदान से है। जावेद सिद्दीकी के परनाना रामपुर रजा लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। जावेद सिद्दीकी का बचपन किताबों और विद्वानों के परिवेश में गुजरा। जावेद सिद्दीकी ने अभी हाई स्कूल ही किया था कि उनके पिता नहीं रहे। ग्रेजुएशन के बाद उनके चचा ने उन्हें मुंबई बुला लिया, जहां अलग अलग अखबारों में काम करते हुए वो जर्नलिज्म में ट्रेंड हुए। जावेद सिद्दीकी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1977 में सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से की। इसके बाद जावेद सिद्दीकी ने कमर्शियल और ऑफ बीट दोनों तरह की फिल्मों के लिए लिखना जारी रखा। बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में जावेद सिद्दीकी के कामयाब फिल्मी लेखन की मिसाल हैं। क्या कहूं तुम्हें? विकी मल्होत्रा या अजय शर्मा? नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। फिल्मों के अलावा जावेद सिद्दीकी टेलीविजन, थिएटर और डिजिटल माध्यमों के लिए भी लिखते हैं। उनकी कई किताबें प्रकाशित हैं जो पाठकों के बीच खूब सराही जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। आप लोग आए, तकलीफ़ उठाई, इस हम जैसे लोगों के जो बिल्कुल कोने में बैठे रहते हैं, गोशा नशीन, उनसे गुफ्तगू का मौका निकाला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हालांकि हमने अपने देखने वालों से आपका तारुफ स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे कराया है, लेकिन वो सब लोग जानते हैं कि आप बज़ाते खुद एक ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिनकी कई किताबें शाया हैं। खुद आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं और फिल्मों में ना सिर्फ स्क्रीन प्ले बल्कि कहानियाँ और डायलॉग्स, वो सब आप इतने बरसों में कंटिन्यूसली लिखते रहें। आज भी शायद आप लिख रहे होंगे। अलग अलग टुकड़ों में जो आपके इंटरव्यूज़ और जो इंटरनेट पर मालूमात मुहैया हैं, उससे ये पता चलता है कि आप यूपी में रामपुर में पैदा हुए और वहीं आपकी शुरुआती तालीम हुई। बाद में अलीगढ़ से आपने मैट्रिक किया और फिर आप मुंबई आ गए। ये एक हम एक अपने देखने वालों के लिए, ताकि बातें आपके मुंह से ना दोहरानी पड़ें, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुंबई आना सिर्फ ज़रिए माश के लिए था या फिर और कोई वजह थी? इरफान साहब, ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मोड़ आए हैं वो इरादतन नहीं आए जी। यानी मेरा कोई इरादा नहीं था, और हादसा कह लीजिए, हालात कह लीजिए, किस्मत वगैरह को तो खैर मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए किस्मत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि जो भी हुआ। अभी जब मुंबई आने वाली बात है तो वो ऐसा हुआ कि जिस साल मैंने हाई स्कूल किया उसी साल मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। और चूँकि ये वो ज़माना था जब सारी जागीरदारियाँ और जो ठेकेदारियाँ थीं और जो ज़मींदारियाँ थीं वो ख़त्म हो चुकी थी, तो ज़िंदगी को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये सोचा जा रहा था कि भाई बच्चा आगे क्या करेगा। तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ खुशकिस्मती से अली बरादरान के ख़ानदान से है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, उनके मौलाना शौकत अली के साहबजादे मौलाना ज़ाहिद शौकत अली जो बॉम्बे में थे और खिलाफत अखबार निकाला करते थे, उनको ये मालूम था कि ये लड़का जो है इसको लिखने पढ़ने का शौक़ है। और उस ज़माने में भी मेरी छोटी छोटी कहानियाँ जो थीं वो अखबार खिलाफत में शाये हुआ करती थी। तो उन्होंने
लिखा रामपुर को कि आप इस लड़के को यहाँ भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि ये अखबार में काम करे और अपने आगे की एजुकेशन भी पूरी कर सके। एजुकेशन तो खैर पूरी नहीं हुई, लेकिन ये कि उनकी मोहब्बत मेहरबानी उन्होंने अपने साथ रखा और मैं तकरीबन 1959 से 75 तक अखबारों में, मुख्तलिफ़ अखबारों में काम करता रहा। 66 में मैंने अपना शामनामा निकाला, जो मैं समझता हूँ कि उर्दू का पहला शामनामा था जो फ़ोटो ऑफसेट पर शाया हो रहा था। वो बहुत कामयाब था, बहुत चला। लेकिन ये कि 75 की इमरजेंसी में जब कलम पर पाबंदी लगी तो हमने कहा कि भाई अब कोई दूसरा रास्ता तलाश किया जाए। दूसरा रास्ता तो खैर आसानी से नहीं मिला। 1 साल 1.5 साल तक भटकते रहे और फिर मर्दे गैब बुरुआए दो कारे बेकुन। ये जो जर्नलिज़्म का आपका जो ये पूरा दौर है और जिस तरह के अखबारों के लिए आपने काम किया और ख़ुद अपना भी पर्चा निकाला, इसमें एक कहिए कि अपोजिशन की वॉइस का कहीं से आपको मिल गया था वो एक, जैसे कहते हैं उसकी ज़मीन कि आप अगेंस्ट पावर खड़े होंगे वगैरह? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वो ज़मीन कुछ अजीब तरीक़े से तैयार हुई थी। वो ये था कि मैं जो यहाँ जो तरक्की पसंद तहरीक थी उसके बहुत करीब चला गया और इप्टा में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में। तो उस दौर में जो बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव्स जितने भी थे उनसे मिलने, बात करने और उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। कैफ़ी साहब के एहसान है मुझ पर। कैफ़ी साहब ने बहुत हमेशा सर पे हाथ रखा और बहुत मोहब्बत की और एक तरीक़े से कैफ़ी साहब और शौकत आपा का घर जो था वो हमारा अपना ही घर था। और उस ज़माने में और भी बहुत सारे लोग थे, बलराज साहनी थे, मनमोहन कृष्ण थे, के हंगल थे और बहुत सारे लोग थे। इसके अलावा राइटरों और अदीबों में अब्बास साहब थे, जाफ़री साहब थे, सुल्ताना जाफ़री थी, इस्मत आपा थी। तो इन तमाम लोगों से मिलने, बात करने से एक ज़हनी नश्व नुमा तो हुई और ये समझ में आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है वही सच हो। उसका एक पहलू और भी हो सकता है और उस पहलू को देखने की कोशिश की जानी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो उसके बारे में इजहार ख़याल भी करना चाहिए। तो ये ज़मीन बनी मेरे लेफ्टिस्ट ख़यालात की और वही जो मैं जितने भी मैंने इनकलाब में काम किया, हिंदुस्तान में काम किया और खिलाफत में काम किया, अपने अखबार में काम किया, उसमें वो जो मेरी जो बुनियादी जो एक चीज़ थी वो उनसुर वो हमेशा पेश रहा। आपने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का नाम लिया, IPTA का नाम लिया और कैफ़ी साहब का भी नाम लिया। कुछ और जो बड़े बड़े नाम उस ज़माने में आपके इधर उधर गुज़रते हुए, कहीं बैठक में लोगों से मिलते हुए, और कौन लोग थे तब जो बहुत आपको एक्टिव दिखाई देते थे, हालांकि आप तो अभी बस शुरू ही कर रहे थे? नहीं, देखिए ये तमाम लोग जिनका नाम मैंने लिए, जैसे कैफ़ी साहब मिसाल के तौर, जाफ़री साहब, अब्बास साहब, ये सब लोग जो थे ये इंडियन पीपल्स थिएटर में बड़े एक्टिव थे। नियाज़ हैदर बहुत एक्टिव थे और इन लोगों से अगर मैं डायरेक्ट गुफ्तगू न भी करूं तो इनकी आपस की बातें जब आप सुने तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता था। और एक मौका ऐसा आया जो बड़ा अजीब व गरीब था लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि जब मैंने इप्टा में दिलचस्पी लेना शुरू की तो एक दिन कैफ़ी साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम तो रामपुर के रहने वाले हो और यहाँ बम्बई में
उस ज़माने में ये मुंबई नहीं था, बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई में तो रामपुर के हज़ारों लोग हैं। तो मैंने कहा जी हाँ हैं, और अच्छे कारोबारी लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे उनके पास लेके चलो। मैंने कहा आप वहाँ जाके क्या करेंगे? कहने लगे भाई मैं इप्टा का टिकट बेचूँगा और उनको हमारे जो शो हुआ करते हैं, उस ज़माने में एक यहाँ थिएटर हुआ करता था जिसको इप्टा ने ले लिया था, और उसमें हर जुमे को इप्टा का शो हुआ करता था जो 99% खाली जाया करता था। क्योंकि पता नहीं ये बात फैल गई थी या फैला दी गई थी कि ये लोग नाटक वाटक नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं। हालांकि ईमानदारी की बात यह है कि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता था, लेकिन लोग नहीं आते थे। तो कैफ़ी साहब और मैं तो मोहम्मद अली रोड और डोंगरी और जे हॉस्पिटल और नागपाड़ा और मदनपुरा, ये जो ख़ास तौर से जो उर्दू वालों के इलाके थे और जो बुनकरों के इलाके थे, जो कारखानेदारों के इलाके थे, गरीबों के इलाके थे, उनमें हम दोनों जो थे वो पैदल मार्च करते हुए दुकान दुकान जाया करते थे। और कैफ़ी साहब बहुत संजीदगी से लोगों को बताते थे कि भाई ड्रामा क्यों इम्पोर्टेंट है और ड्रामा क्यों देखना चाहिए। क्योंकि उनका कहना ये था कि ड्रामे की आवाज़ जो है वो किताब के मुर्दा अल्फाज से कहीं ज़्यादा लाउड है और दूर तक पहुंचती है, और उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप समझ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। तो नाचे वो ड्रामे के बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए वो आखिर वक्त तक न सिर्फ ये कि इप्टा के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ाल, बहुत मेहनती। तो उस ज़माने में जब हम लोग पैदल चला करते थे, तो अब जाहिर है कि दो आदमी अगर साथ साथ जा रहे हैं तो वो खामोश तो नहीं रहेंगे जी। वो ज़माना था जब मैं उनसे तरह तरह के सवाल किया करता था मार्क्सिज्म के बारे में, और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी जो बदलती हुई सोच है उसके बारे में, जो लिटरेचर में जो इनकलाब आ रहा है उसके बारे में, और ये कि जो नौजवानों का जो रोल हो सकता है या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं। और कैफ़ी साहब कम गो थे, बहुत कम गो थे, लेकिन ये कि उनका एक जुमला जो था वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी बहुत सारी बातों को कवर कर लिया करता था। और वो जिसे आपने लफ्ज़ ज़मीन इस्तेमाल किया है, वो मेरी ज़मीन थी जी। जो बनी, और मैं अब तक उस ज़मीन पर खड़ा हूँ। जी जी। आपका कहना है कि इमरजेंसी के बाद, बल्कि इमरजेंसी के दौर में जो जर्नलिज़म पर जो एक तरह का ये हमला हुआ, या जिस तरह वो पेशा अब आपके लिए काम का मतलब ऐसा हो गया कि अब यही करना है तो इससे अच्छा कुछ और किया जाए, ऐसा सोचकर आपने जर्नलिज़म को एक तरह से कहिए अलविदा कह दिया। लेकिन तब तक क्या आप जिस बात की वजह से मुंबई आए थे वो आपका सब सही हो गया था? मतलब पैसे वैसे सही, ज़िंदगी पटरी पे? जी जी अब जी। हाँ, वो अल्लाह का एहसान, दोस्तों की मोहब्बतें, और हालात भी कुछ बेहतर हो गए थे। तो वो चूँकि मेरा अपना अखबार था, वो काफ़ी पैसे दे रहा था, तब मैंने शादी भी कर ली थी, बच्चे भी हो गए थे, तो अपना घर भी मिल गया था। तो वो कोई परेशानी मुझे किसी किस्म की नहीं थी। लेकिन ये कि क्या होता है कि जब आप कोई काम करते होते हैं तो उसमें दो किस्म की आपको सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है, ख्वाहिश होती है कम से कम। एक ख्वाहिश होती है कि आपका जो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन वो होना चाहिए। दूसरा होता है आपका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन। तो पहला सेटिस्फेक्शन तो वन वे और दी अदर हो ही जाता है, लेकिन ये जो दूसरा है आपका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, ये इतनी आसानी से नहीं होता।
वो बड़ा मुश्किल होता है। चुनाचे जब 75 के एंड में जब हमने ये डिसाइड किया कि साहब अब हम जर्नलिज्म में वापस नहीं जाएंगे, और मैंने अपना चलता हुआ अखबार जो है वो अपने पार्टनर के हवाले किया और खुदा हाफिज़ कह के ऑफिस के बाहर आ गया। तो उस वक्त एक कोई जहन में कोई चीज़ नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये कि बीवी मेरी बहुत अच्छी और बड़ी सपोर्टिव थी। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम घर में बैठो, तुम अपनी कहानियाँ लिखो, शायरी करो, पेंटिंग करो, जो जो तुम्हारा जी चाहे वो करना चाहो वो करो, और पैसे मैं कमाऊँगी। चुनाचे वो टीचर थी, वो टीचिंग करने लगी, पैसे से घर चलता रहा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, और उसी ज़माने में कुछ दिन जो फिल्म एक्टर महमूद थे वो एक फ़िल्म बना रहे थे, उनको असिस्ट किया। तो अबरार अलवी से मुलाकात हो गई। अबरार अलवी ने कहा कि भाई आप मुझे असिस्ट कीजिए, तो मैं उनके साथ बैठ गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। नहीं, ये कैसे आप अचानक फिल्मों की तरफ कैसे आपका खिड़की कैसे खुली? एक खिड़की ऐसे खुली कि क्योंकि आप तो अखबार नवीसी कर रहे थे और फिर अचानक आप फिल्मों में। मैंने कहा ना कि देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो कहाँ किस तरफ कब मुड़ जाएगा। तो शमा ने एक मरतबा बहुत उम्दा, शमा जैदी जो मेरी बहुत अजीज़ दोस्त हैं, बल्कि अजीज़ तरीन दोस्त हैं। और वो भी दोस्त कैसे बनी होंगी? वो IPTES आपके प्रोग्रेसिव मूवमेंट की वजह से? जी बिल्कुल, और इसलिए कि वो रामपुर की हैं। अच्छा। उनके वालिद जो थे कर्नल बशीर हुसैन जैदी, जो वाइस चांसलर भी थे अलीगढ़ के, वो रामपुर के चीफ मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से हम दोनों का एक रिश्ता बनता था। लेकिन ये कि कैफ़ी साहब के यहाँ जो चौपाल जनती थी उसमें सारे लोग जमा होते थे। शमा से वहाँ मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई। तो खैर शमा ने एक मरतबा बहुत उम्दा एक बात कही कि भाई अगर तुम्हारे सच बोलने पर पाबंदी है तो वो काम करो जहाँ झूठ बोला जाता है। तुम फिल्में क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा यार क्या फालतू की बातें करती हो, फिल्में, मेरा फिल्मों से क्या लेना देना, मैंने तो कोई ठीक से कोई फिल्म लिखी भी नहीं, तो देखी भी नहीं, और जो देखी हैं उनको हमेशा बुरा भला कह के बाहर निकल आया हूँ। तो इनकलाब में जब मैं काम करता था तो बहुत मशहूर एक शायर थे अज़ीज़ कैसी। तो अज़ीज़ कैसी भी काम करते थे। तो हम दोनों तकरीबन क्या कहना चाहिए कि एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठ के, तो उनसे दोस्ती थी। वो काम छोड़ के चले गए और उन्होंने महमूद की फ़िल्में लिखी, और ख़ास तौर से एक फ़िल्म जो उन्होंने पहले लिखी, क्या नाम उसका, कुंवारा बाप, वो सुपरहिट हो गई। तो कैसी मुझे मिल गए। तो मैंने कहा यार कैसी, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे कुछ काम वाम दिलाओ। उन्होंने बहुत ही बुरी एक भयानक तस्वीर मेरे सामने फिल्मी दुनिया की रखी। फिल्मी दुनिया की, अरे बड़ी बुरी जगह है भाई, यहाँ कुछ नहीं होता है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है और ये है वो है वो है। लेकिन तुम एक काम करो, तुम मैंने एक परमानेंट रूम लेकर रखा हुआ है एक होटल में, तुम वहाँ आ जाया करो, मेरे मुसव्वदे वगैरह देख लिया करो, कुछ थोड़ी बहुत तो इनकम तो हो ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो खाली से बेगार भली यही, तो मैं जाके वहाँ बैठने। एक दिन, मतलब इस बात को कोई 15 दिन ही हुए थे कि कैसी ने कहा भाई मुझे मुशायरे में जाना है और मुझे सीन भाईजान को भेजने, भाईजान मतलब महमूद भाई, तो तुम जाके दे दो, उनका स्वीट है वहाँ सन सैंड होटल में, वो परमानेंटली वहाँ रहते हैं, तुम चले जाओ। तो मैं चला गया। वो महमूद साहब से मुलाकात हुई। तो महमूद साहब ने बहुत अजीब तरीके से, वो समझे कि शायद मैं उनका कुछ असिस्टेंट वगैरह हूँ, तो उन्होंने कहा पढ़ के सुनाओ। तो खैर ठीक है, सीन पढ़ के सुना दिए। तो जब मैं जाने लगा तो मुझसे कहने लगे तुम कैसी के असिस्टेंट हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं दोस्त हूँ और ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा था मैं आपको दे दूँ मिले। क्या करते हो? मैंने कहा फ़िलहाल तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। लगे तुम
ज़बान बहुत अच्छी बोलते हो, पढ़े लिखे भी मालूम होते हो, तो नौकरी करोगे? मैंने कहा जी बताइए क्या काम। लेकिन मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें मेरी जो अमेरिकन बीवी है उसकी छोटी सी बेटी है 6 बरस की, वो जिनी और जॉनी नाम की फ़िल्म बना रहा हूँ मैं। तो उसमें उसको उर्दू नहीं आती है, उसका ज़बान बड़ी उसकी ख़राब है, वो आटा हूँ बटाटा हूँ ऐसा बोलती रहती है। तो उसकी ज़बान आप अगर सही कर दें तो मैंने कहा साहब ठीक है। अब मैं सोचने लगा वो कैसी साहब की बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि भाई ये दुनिया तो बड़ी ख़राब है और ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा जी मैं सोचूंगा। तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये मिलेंगे महीने के। तो मैं रुक गया, इसलिए कि 1000 रुपये उस ज़माने में बड़ी चीज़ हुआ करते थे 70s में, और ख़ास तौर से एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास कोई इनकम ना हो। तो मैंने कहा भाई चलो, उनका बेहतर, उनका ठीक है परसों आ जाइए और बेंगलोर जाना है। तो हम बेंगलोर चले गए। वहाँ अच्छा वो जिनी जानी जो है वो लिख रहे थे अबरार अलवी। अच्छा। तो एक दिन वो मुझे अबरार अलवी कहने लगे अबरार अलवी से मिलने चलते हैं। अब अबरार अलवी उस ज़माने में जो थी वो दी गॉड समझे जाते थे, क्योंकि वो प्यासा और कागज़ के फूल और साहब बीबी ग़ुलाम और ऐसी फिल्मों के लिख चुके थे। तो मतलब उनका तो नाम सुन के ही एक डर सा लगने लगता था। तो वो हम गए, तो अबरार साहब से मिले। अच्छा वहाँ बेंगलोर की शूटिंग के दरमियान ये होता था कि अबरार साहब जो सीन लिख के भेजा करते थे, अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, क्योंकि अबरार साहब को लंबे सीन लिखने की बड़ी आदत थी, लंबे सीन हुआ करते थे, तो भाईजान जो थे वो मुझे बुलाया करते थे, क्योंकि उनके ख्याल में उर्दू जानने वाला उनके पूरे यूनिट में एक ही आदमी है और वो मैं था। तो सीन इसको कम करो, इसको काटो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, वो कर दिया करता था मैं। तो जब वो शूटिंग ख़त्म हुई, उसके रशेस अबरार साहब ने देखे, तो मैं खिलाफत हाउस में रहता था, वहाँ फ़ोन आया उनका कि आप ज़रा आके मुझसे मिल सकते हैं क्या। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा भाई अब तो जाए सिद्दीकी तुम्हारी खैरियत नहीं है, क्योंकि जो तुमने जो हरकतें की हैं उनके अबरार साहब के सीन्स के साथ, उसकी तो वो माफ़ी तो खैर मैं, लेकिन डरते डरते पहुंचा मैं। तो कहने लगे वो मज़ेदार आदमी थे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत प्यारे आदमी थे और उनके बड़े एहसान हैं मुझ पर। तो उन्होंने कहा कि वो जो महमूद को जो सीन मैंने लिख के भेजे थे उसकी इस्लाह आपने की है। तो मैंने कहा सर आप खुद जानते हैं कि मेरी क्या मजाल के मैं कुछ इस्लाह कर सकूं, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, लेकिन भाईजान जैसा बोलते थे मैं वैसा कर दिया करता था। कहने लगे नहीं मैं रशेस देख चुका हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उसमें ज़बान की कोई गलती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये कुर्सी देखते हो तुम, उनकी बंगला था उनका जानकी कुटीर में, तो उसके बराबर एक कुर्सी पड़ी हुई थी। कहने लगे ये कुर्सी देखते हो? मैंने कहा जी। कहने लगे ये वो कुर्सी है जिस पर वो सलीम खान जो सलीम जावेद वाले सलीम है वो कई साल तक बैठे रहे हैं, वो भी मेरे असिस्टेंट थे मेरे। मैंने कहा जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बैठ जाओ। तो मैंने कहा जी बड़ी इज़्ज़त अफजाई मेरी। कहने लगे कि इसलिए नहीं कि तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो और बहुत अच्छा लिख सकते हो, बल्कि इसलिए कि मैं दुनिया को ये कह सकूं कि सलीम और जावेद दोनों मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं। तो बहरहाल बैठ गया उनके साथ और ऑन ऑफ बरसों उनके साथ मैंने काम किया, कई फिल्मों पर साथ दिया। और मैं जब मैं शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग लिखने के लिए मुझे ऑफ़र आया, मुझे शमा ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है और जो हुई बात, तो
और सत्यजीत रे ने मुझे वो स्क्रिप्ट दिया लिखने के लिए। तो मैं घबरा के पहुंचा अबरार साहब के पास। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया है और वो डायलॉग तो वो ठीक है, मैं लिख दूंगा शमा की मदद से, क्योंकि वो गर्म हवा लिख चुकी हैं, जानती हैं डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, और कुछ आपकी मदद भी रहेगी। लेकिन मैं महमूद भाई को कैसे छोड़ दूँ, उनसे तो मैं एडवांस ले चुका हूँ। तो अबरार साहब ने कहा कि अब पागल हो तुम भाई, बिल्कुल, अरे लपको, ऐसा मौका दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि मैं क्राउड में खड़ा हुआ था और गुरुदत्त ने मुझसे बुला के कहा था तुम मेरी फिल्म के डायलॉग लिखोगे। इस तरह सत्यजीत रे तुमसे पूछ रहा है और तुम ये मुझसे पूछ रहे हो। अरे उसके पैसे मैं दे दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ 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 जल्दी, कलकत्ते जाओ, जल्दी जाओ। तो इस तरीके से वो वहाँ चले गए। ज़िंदगी उसके बाद शतरंज के बाद फिर पलट के देखने का मौका नहीं मिला। मतलब शतरंज के खिलाड़ी तो सब लोग जानते हैं जी, कि जी। आपकी ज़िंदगी का एक तरह से कहिए कि टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। एब्सोल्युटली। अब उसमें मेरा कभी कभी ये पूछने का दिल करता है आपकी ये सब बातें सुनते हुए कि जिस ज़बान को वो चाहते थे कि अवध की एक ज़बान जहाँ पर वो कहानी शतरंज की खिलाड़ी जहाँ प्लेस्ड है जिस लोकेल में, और वो भी कोई 100-150 साल पुरानी कोई बात, तो भी आपके पास क्या मैकेनिज़्म है उस ज़बान को समझने का? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कुछ थी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखी हुई बातें कुछ होंगी और आपको लिखने थे वो डायलॉग जो उस ज़माने में बोले जाते रहे होंगे। तो सिवाय इमेजिनेशन के आपने और आपके पास क्या तरीक़ा था और ये कहने का आपके पास क्या कोई पुख्ता बेसिस है कि क्या वही ज़बान बोली जाती थी जो आपने आखिरकार डिलीवर की शतरंज के खिलाड़ी में? जी नहीं, वो ज़बान नहीं बोली जाती थी। वो बड़ी मुक़फ़्फ़ा, मुसज्जा और काफ़ी फ़ारसी आमेज़ ज़बान हुआ करती थी। ख़ास तौर से शुरफ़ा की जो ज़बान हुआ करती थी, जो ऊंचे तबके की ज़बान हुआ करती थी, वो काफ़ी थी। चूँकि मेरे अपने घर में मेरे परदादा का नाम था हाफिज़ अहमद अली ख़ां शौक़, शायद आपने सुना हो, जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। तो उनकी अपनी लाइब्रेरी थी जो मेरी हवेली में थी जी। तो मैं बचपन में किताबें पढ़ने का शौकीन था, तो मैं कोई भी किताब निकाल के पढ़ डालता था। इससे मुझे कोई बहस नहीं होती थी कि वो किस मौजू पर है और कैसी। तो ज़बान पर तो मुझे अबूर था, ज़बान तो मैं जानता था। दूसरी बात, मेरे अपने घर में रामपुर में ज़बान बहुत अच्छी बोली जाती थी, इसीलिए रामपुर को एक दबिस्तां कहा गया है। और ज़बान की इस्लाह भी की जाती थी। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको टोका जाता था कि भाई ये लफ्ज़ इस तरह नहीं बोला जाता, इस तरह बोला जाता। तो ये एक चीज़ वहाँ थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो अजनबी नहीं लगा। दूसरे ये कि मैं कदीम लिटरेचर पढ़ चुका था। तो जब मुझे ये ऑफ़र दिया गया कि आप वो ज़बान वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये मतलब मुझसे पूछा तो किसी ने नहीं, लेकिन ये कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो इनहेरेंट था, वो उसमें मौजूद है। भाई आपको लिखना है 1856 की ज़बान, अगर आपको लिखनी है तो आप। लेकिन जब मैंने शमा से कहा कि शमा, वो ज़बान अगर हम लिखेंगे तो आज की ऑडियंस की समझ में नहीं आएगी। लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या हमारा मकसद ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें ज़बान बिल्कुल सही होनी चाहिए, या हम कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ज़बान वो होनी चाहिए जो सुनने वाले की या देखने वाले की समझ में आ जाए। जी। तो मैंने कहा देखिए एक काम करते हैं, एक लैंग्वेज कॉइन करते हैं जिसमें फील ये आएगी कि आपका जो ये पीरियड लैंग्वेज है, लेकिन ये कि वो आम आदमी की समझ में भी आ जाएगी। तो हमने कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई, जैसे मिसाल के तौर पर ये कि एक मिसाल
मैं आपको दूं कि एक जगह स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ था कि भाई विल गो इन द मॉर्निंग एंड विल बी बैक बाय डस्क। तो आप सीधा सा उसका अगर आप हिंदी में लिखना चाहें या उर्दू में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे भाई सुबह चलेंगे या सवेरे चलेंगे और शाम को लौट आएंगे, यही होना चाहिए। लेकिन मैंने वैसा नहीं लिखा। मेरा डायलॉग है कि तड़के चलेंगे झुटपुटे में लौट आएंगे। तो तड़का और झुटपुटा लोग समझते हैं और ये साथ ही साथ ये फील भी आती है कि ये आज की लैंग्वेज नहीं है। तो इस किस्म के तजुर्बे बहुत जगह। दूसरी एक चीज़ जो मैंने डेलिबरेटली कोशिश की वो ये की कि थोड़ा सा फ़र्क रखा है। जैसे जो उसके जो दो मेन कैरेक्टर थे मीर और मिर्ज़ा, वो बहुत अच्छी जो उस ज़माने की जो शुरफा की ज़ुबान थी, जो मीर अमन की ज़बान थी, जो अनीस की ज़बान थी, वो उनको दी गई। वाजिद अली शाह की ज़बान थोड़ी सी पोइटिक है क्योंकि वो पोइट था, बाय नेचर पोइट था और उसका आर्ट और कल्चर और इन चीज़ों के साथ उनका झुकाव ज़्यादा था। तो उसमें, और चूँकि म्यूज़िशियन भी था, अपने खुद कंपोज़र भी था, तो उसके अंदर वो एक तेवर, एक शायर का, एक म्यूज़िशियन का तेवर अगर आ जाए तो वो कोशिश वो की। औरतों की ज़बान तो जाहिर है कि वो औरतों की ज़बान होती है जिसमें मुहावरे बहुत होते हैं, कहावतें बहुत होती हैं, तो वो हालांकि औरतों का ज़्यादा रोल नहीं है, फरीदा जलाल और शबाना, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था तो वो औरतों की ज़बान। और आवाम को हमने अवधी थी जो वहाँ आम तौर पर बोली जाती थी। हाँ, अभी ना लाया न था अल्लाह सा, इस तरीके से। तो वो एक ऑर्केस्ट्रल बैलेंस जो था वो पूरी पिक्चर का बन गया। और जो जानने वाले थे, मतलब उनके यूनिट में बहुत सारे लोग अच्छे जानने वाले थे, जैसे जो बंसी चंद्र गुप्त जो आर्ट डायरेक्टर थे वो उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, लिखते भी बहुत अच्छी थे, बोलते भी बहुत अच्छे थे, वो उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। और दूसरे लोग भी थे, खुद सुरेश जिंदल बहुत अच्छी उर्दू जानते। तो उनको तो ठीक लगा। लेकिन बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि जब मैंने उसका पहला नरेशन दिया और उस नरेशन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो किसी ने कुछ नहीं बोला उस पहले नरेशन में। और मुझे लगा कि यहाँ तो हम फेल हो गए, अभी एक जोर डांट पड़ेगी कि ये क्या बकवास है। लेकिन पहला जो जुमला सुनाई दिया वो सत्यजीत रे की जो बैरिटोन में गूंजती हुई आवाज़, उनका के लफ्ज़ थे उनके कि वेल आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड। तो ये बहुत, मतलब इससे बड़ी बैक पैटिंग और क्या हो सकती है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुमने जो लिख दिया वो तो ठीक है, लेकिन उनको बंगला और इंग्लिश के सिवा एक लफ्ज़ नहीं आता, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुमने क्या लिखा है? जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ये वही है या तुमने कुछ और कर दिया? तो उनके साथ बैठ के फिर इंग्लिश सारे डायलॉग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट इंग्लिश में, ताकि वो समझ सकें उसको। और वो जब उनकी समझ में आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कि ये शीन काफ बताएगा कौन मेरे एक्टरों को, मेरे यहाँ तो सब बंगाली हैं। तो डायलॉग डायरेक्टर बन गए। अब डायलॉग डायरेक्टर बन के जब हम कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ ये देखने को मिला कि साहब एक इंदरपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट किया जा रहा है और वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने लखनऊ कभी देखा नहीं। तो फिर मैंने कहा यार यही मौका है, कुछ वक्त भी कट जाएगा और कुछ
अच्छा भी लगेगा और मानिक दा इम्प्रेस भी हो जाएंगे। तो मैं शुरू हो गया, और जो हाँ, बहुत ज़्यादा तहज़ीबों में फ़र्क नहीं है स्टेट्स, रामपुर स्टेट की और लखनऊ की, सिवाय थोड़ी सी ज़बान का फ़र्क है। लेकिन ये कि तो जो छोटी छोटी चीज़ें थीं, जैसे वहाँ घड़े जो हैं वो यूपी में बहुत छोटे मुंह के हुआ करते, वो बड़े मुंह के नहीं होते थे। बंगाल में हमेशा बड़े मुंह के मटके हुआ करते। वो कैसे बनेंगे, वो कैसे किस चीज़ पे रखे जाएंगे, उसे घड़ौंची कहा जाता है। घड़ौंची के ऊपर वो कटोरे रखे जाएंगे, कटोरों के नीचे वो लाल टूल का कपड़ा बंधा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जब खाना सर्व किया जाएगा तो उसका तरीक़ा क्या होगा, जब आप तौलिया पेश करेंगे हाथ पोंछने के लिए तो उसका इस तरीक़ा क्या हो, ये सब हमने बताना शुरू किया। तो उन्होंने सत्यजीत रे ने कहा, भाई तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तो यू बी माई असिस्टेंट। आई सेड सर, इससे ये तो मतलब एजाज़ पे एजाज़। दिस हाउ, तो जो कुछ वहाँ सीखा मानिक दा से, हमने मानिक दा कहा करते थे, वो अब तक खर्च कर रहे हैं जो सीखा उनसे। जैसा आपने कहा कि फिर सत्यजीत रे ने आपसे कहा कि जो कुछ लिखा है उसको अंग्रेज़ी में वो समझना चाहते हैं, फिर आपने अंग्रेज़ी में उसका ट्रांसलेशन किया। जी, इतनी अंग्रेज़ी आपको कैसे आती है? देखो, इतनी अंग्रेज़ी, मतलब अंग्रेज़ी तो आती थी, और चूँकि अपने लिखे हुए अल्फाज थे इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर कोई ऐसा टेढ़ा लफ्ज़ कि जिसकी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो सामने वो बैठे हुए थे, उनको समझा के भैया यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि लिखते तो वो थे ना, तो वो लिख लिया करते थे। असल चीज़ जो थी वो ये थी कि बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। और लेकिन ये कि वो बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे। उन्होंने उनकी हर फिल्म का एक अलग एक बाउंड वो बही खाता होता था, जिसके ऊपर वो लाल रंग का कपड़ा जो बनियों की किताब हुआ करती थी, वो उनकी हर फिल्म की एक अलग होती थी। तो शतरंज के खिलाड़ी का भी था, और उसमें हर पेज के ऊपर हर सीन का स्केच बना होता था, और उस स्केच के बराबर जो है वो बंगला में उर्दू का डायलॉग लिखा हुआ होता था, और साथ में इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी लिखा होता था। तो अक्सर ऐसा होता था कि, बल्कि बेशतर ऐसा होता था कि शूटिंग से पहले एक 15 मिनट की मीटिंग मेरी और उनकी हुआ करती थी। हम कोने में जाके बैठ जाया करते थे, और जहाँ उस दिन का सीन डिस्कस होता था, और जब वो सीन, तो मैं एक लफ्ज़ के इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, व्हेन ही सेटिस्फाइड, तो उसके बाद फिर हाँ ठीक, अगर कहीं उनको एक लफ्ज़ बढ़ाना है, एक लाइन बढ़ानी है, या कुछ कम करना है, या उनके शॉट के हिसाब से अगर कुछ कम व बेश करना है तो। अच्छा, अब ये बात इतने बरसों के बाद अब करीब करीब सब लोग जानते हैं कि अगर इस फिल्म के डायलॉग्स आपने ना लिखे होते तो या तो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे होते, या अख्तर उल ईमान ने लिखे होते, या गुलजार ने लिखे होते, या कैफ़ी साहब ने लिखे होते। अब ये बातें अगर जोड़ जाड़ के एक जगह की जाएं तो ये 4 नाम आते हैं जी। और जब आपने लिख कर के आखिरकार वहाँ पेश किया तो ये भी कोई एक डर था, क्योंकि आपके पास कुछ खोने को ज़रूर था, क्योंकि वो एक ऐसा मौका जिसके लिए लोग ख्वाब देखते रहते हैं कि वहाँ पहुँचना है। आप वहाँ पहुँच गए थे एक झटके में, और तब क्या ये डर था कि ये कितनी, क्योंकि ये जो भी 4 नाम आप बताते हैं या सुने जाते हैं, ये सब लोग तो फिल्मों के लोग रहे, और आप तो अभी महमूद साहब के साथ, कुछ थोड़ा अलवी साहब के साथ कुछ अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे थे, कुछ आप फिल्मों में, आपने कहा कि फिल्में देखने का भी कोई ऐसा जुनून और वो नहीं था। लेकिन देखिए,
बात लिटरेचर की थी। मैं ये सोच के मैंने वो फिल्म नहीं लिखी कि मैं फिल्म लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो फिल्म आज भी ए पीस ऑफ लिटरेचर है। एक तो ये कि प्रेमचंद उसमें इन्वॉल्व है, सत्यजीत रे इन्वॉल्व है, और दूसरी चीज़ ये कि जो पूरा जो माहौल है वो आम फिल्मों से बिल्कुल अलग है। तो मुझे वो कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दूसरे ये कि ईमानदारी की बात यह है इरफान साहब कि मैं ये सोच के गया ही नहीं था कि मैं जो है वहाँ जा रहा हूँ और मुझे काम दिया जाएगा या मुझे डायलॉग दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा। वो बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है। ये वाक़या मैं बहुत दर्जनों बार सुना चुका हूँ, लेकिन ये कि आपके लिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई शमा जैदी जो उस फिल्म के कॉस्ट्यूम कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। अब ये जुमला बजाते खुद एक बड़ा अजीब व गरीब जुमला है कि भाई सत्यजीत रे को मैं क्या जानूं और मैं सत्यजीत रे मुझे क्या जाने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पहले तो मैं समझा कि मजाक कर रही हैं, लेकिन वो संजीदा थी और उन्होंने कहा नहीं वो फला जगह ठहरे हुए हैं और आप जाके मिल लीजिए। तो खैर मैं पहुंच गया और जैसे ही मैंने लॉबी से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यस 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 आई एम वेटिंग फॉर यू, कम अप। तो मैं पहुंच गया और आप बिलीव कीजिए कि वो मुश्किल से 3 या 3.5 मिनट की मीटिंग हुई थी, जो जिसने पूरी मेरी ज़िंदगी को एक का रुख चेंज कर दिया। उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा कि अच्छा, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत शुरू हो रही थी तो आपने एक बात कही थी कि उनकी ये आदत थी कि जब वो सोचते थे तो अपने चश्मे की टांग या रुमाल का टुकड़ा कोना या कोई चीज़ अपने दांतों में दबा के या पेन उसको चबाया करते थे। ये उनके सोचने का अंदाज़ था। तो वो अपने चश्मे की टांग मुंह में लेके बहुत देर तक मुझे देखते रहे, तकरीबन कोई एक मिनट तक। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो मैंने कहा सर, नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ़ यू allow me, I can get some of my work translated and you can have a look. And he laughed. It was a very, it was a very different kind of a laugh. मतलब बड़ा दिल से निकलने वाला जो एक लाफ्टर होता। And उन्होंने कहा कि no young man, I can look at you and that's enough. You are writing the dialogue for my film. और उसके बाद स्क्रिप्ट उन्होंने दिया और उसके ऊपर उन्होंने लिखा ओनली फॉर योर आइज। तो आप यकीन मानिए कि पहली बहुत देर तक तो मुझे ये यकीन ही नहीं आया। मैं वो लिफ्ट में भी उसको उलट पुलट के देखता रहा कि मतलब इट हैज़ रियली हैपेंड, ये हो गया। तो और डायलॉग कैसे लिखूंगा यार मैंने तो कभी सीरियसली डायलॉग लिखा नहीं। भाई किसी डायलॉग का करेक्शन कर देना कि इसमें एक लाइन काट दो, एक लफ्ज़ बढ़ा दो, वो एक अलग चीज़ होती है और वो अंडर द समबडी एल्सेस डायरेक्शन होता है। यहाँ तो मतलब पूरी जिम्मेदारी, और वो भी कहाँ से। तो मैं शमा जैदी के पास पहुँचा, कोलाबा से जुहू तक, और उनके पास गया और शमा से मैंने कहा भाई तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार, ये ऐसा ऐसा हो गया। तो शमा बहुत खुश, कहने अरे वाह कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लिखो। तो मैंने कहा भाई एक तो ये कि फिल्म के डायलॉग है, दूसरी बात ये कि सत्यजीत रे की फिल्म के डायलॉग है, कोई हंसी खेल नहीं है इसका, कैसे लिखे जाएंगे। देन वी फॉर्म्ड टीम, हम दोनों ने टीम बनाई, क्योंकि शमा काफ़ी एक्सपीरियंस उस ज़माने में हो चुका था उनको। सत्यू की फिल्मों जो थी गर्म हवा वगैरह, उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया। तो हमने टीम बनाई एंड रियली उनकी वजह से वो बहुत, अल्फाज का ज़ख़ीरा जितना था वो मेरा, कंस्ट्रक्शन मेरा,
लेकिन उसके ऊपर जो स्टैंप लगता था वो शमा जैदी। और मैंने अपने मजमून में भी लिखा है कि शमा जैदी जो है वो अपने पुराने रेमिंगटन के ऊपर उंगलियां रखे हुए वो बैठी रहती थी दीवार को देखती हुई, और जब मैंने अगर कोई डायलॉग बोला और वो उनकी उंगलियां नहीं चली तो इसका मतलब उन्हें नहीं पसंद आया। तो वो मैंने कहा, भाई शमा क्या हुआ, अच्छा नहीं है? तो वो फिर दोबारा कोशिश की जाएगी। अच्छा, इस तरीके से वो पूरा स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया, और हम लोग इतने जोश में थे कि हमने पूरी स्क्रिप्ट जो है वो 2 घंटे की स्क्रिप्ट वो 8 दिन में हमने लिख दी। ये जिस रेमिंगटन टाइपराइटर की बात आप कर रहे हैं वो रोमन में लिखती थी, वो रोमन हाँ, में रोमन। हाँ, क्योंकि उर्दू का तो टाइपराइटर था नहीं, और ये उस वक्त इन पेज वगैरह था नहीं उस वक्त। जी। तो अब वो हमने 8 दिन में लिख दिया। तो उसके बाद मानिक दा तेहरान फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे, वहाँ से वापस आए तो उनको फ़ोन आया, हैव यू रेड द स्क्रिप्ट? मैंने कहा, सर आई हैव फिनिश्ड द स्क्रिप्ट। एंड ही सेड, डोंट टेल मी, दैट्स माय स्पीड यंग मैन, कम अप। सो वो बहरहाल, बाकी मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे उर्दू दां जमा थे। एक इस लौंडे का इम्तिहान लेने के लिए जो पहली मर्तबा इम्तिहान में अपीयर हो रहा, तो बहरहाल लेकिन ये कि वो जो हुआ, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने जो जुमला कहा, इन जिन लोगों के नाम आपने लिए, कि वो वाक़या ये है कि इन सब लोगों के नाम सर्कुलेशन में थे। ये बाद में मुझे पता चला, उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम कि सुरेश जिंदल जो थे वो ये चाहते थे कि राजेंद्र सिंह बेदी लिखें, और राजेंद्र सिंह बेदी जाहिर है कि अपने वक्त का सबसे बड़ा अफसाना निगार, बेहतरीन अफसाना निगार, वो अगर लिखते तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन वो थे। फिर गुलजार साहब का नाम सजेस्ट किया गया था, संजीव कुमार साहब ने गुलजार साहब का नाम सजेस्ट किया था। गुलजार साहब भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत है। और अख्तरुल ईमान साहब का नाम भी सजेस्ट किया गया था, अमजद भाई ने सजेस्ट किया था। कैफी साहब का नाम जो था वो तकरीबन मंजूर हो गया था, लेकिन वहाँ एक अजीब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि सत्यजीत रे को, जैसा कि मैंने कहा, कि उर्दू नहीं आती थी और कैफी साहब को इंग्लिश नहीं आती थी। तो इतना बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन गैप वो कैसे कवर किया जाएगा। हालांकि शबाना बीबी ने कहा भी कि आई विल बी द इंटरप्रेटर, लेकिन मानिक दा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, राइटर एंड डायरेक्टर आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देयर शुड नॉट बी ए थर्ड पर्सन इन बिटवीन। तो वरना यकीनन कैफी साहब जो है वो मुझसे बेहतर लिखते, और उनकी अज़मत और उनकी बुज़ुर्गी का तो सारी दुनिया एतराफ़ करती है, और उसको कोई कलाम ही नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि भाई मुझे कोई फिल्मी नहीं चाहिए आदमी, मुझे एक ऐसा आदमी दे दो जिसे ज़बान आती हो बस। और क़ुरैफ़ाल बना में मनज़दी माना ज़लत, क्या ऐसा हो गया, क्या करें। तो ठीक है, फिर जैसा अब हम यहाँ से बातों का रुख थोड़ा मोड़ेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपने ना सिर्फ ऑफबीट सिनेमा के लिए बल्कि हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा के लिए भी खूब लिखा, और बहुत कामयाब फिल्में आपकी कलम से निकली, और हम समझते हैं आइंदा भी वो निकलती रहेंगी। एज अ राइटर, एक तरफ तो आप किताबें भी लिख रहे हैं, लिखते रहे साथ साथ, और दूसरी तरफ आप फिल्में भी लिखते रहे। इस तरह के मीडियम में लिखना, उसमें आपकी लर्निंग क्या है इतने बरसों की? आपने क्या सीखा कि फ़िल्म के लिए एक कामयाब लेखन कैसे हो? देखिए, जब मैंने फिल्म मैं लिख रहा था तो उसके साथ साथ मैं ड्रामे भी लिख रहा था, और मेरे
कुछ ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, जैसे तुम्हारी अमृता, बेगम जान, सालगिरह, आपकी सोनिया, कच्चे लम्हे, हम सफ़र वगैरह वगैरह बहुत बहुत चले और अब तक चल रहे हैं। अंदाज़ा ये हुआ कि कहानी का लेखन, फिल्म का लेखन, ड्रामे का लेखन, ये एक अलग अलग चीज़ है। बज़ाहिर देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन बिल्कुल अलग होती हैं, और उस बात को समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम किसको कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं। जैसे फिल्म है, अब फिल्म में डायलॉग के बारे में मेरी राय ये है कि डायलॉग सिर्फ वहाँ लिखा जाना चाहिए जहाँ तस्वीर बोलना बंद कर देती है। अगर पिक्चर बोल रही है तो आपको डायलॉग की ज़रूरत नहीं होती, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तस्वीर खुद बोल रही है। लेकिन फिल्म का डायलॉग जो है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन जो अगली इंफॉर्मेशन से जाके मिलती हो, फिर उससे अगली हो, फिर उससे अगली, और इस तरीके से वो परत खुलते चले जाते हैं और आपके सामने एक कहानी अपने आप को अनफोल्ड करती है। ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो इस बात को सीखने में आपको बहुत थोड़ा वक्त लगा था या फिर बहुत देर बाद आप ये बात समझ पाए थे? नहीं, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरा मुताला काफ़ी अच्छा था। और बात को समझने में एक तो ये कि देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप सत्यजीत रे के साथ हैं तो सत्यजीत रे जो हैं वो छोटी छोटी बातों में ऐसी बड़ी बातें कह दिया करते थे कि अगर समझने वाला है तो उसके लिए बहुत एक पूरा लेक्चर है वो। जैसे ये जो बात मैंने आपसे कही कि भाई डायलॉग तुम वहीं लिखो कि जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो वरना प्लीज़ मत लिखो। अच्छा, मेरे लिए हर वो बात जो वो कह रहे थे वो इसलिए नई थी कि मैं खुद उस मैदान में नया था। मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे मैं पहली मर्तबा क्लास अटेंड कर रहा हूँ। वो मेरे लिए एक दरसगाह थी वो। जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग शुड बी शार्प एंड शॉर्ट। अब ये जो शॉर्ट एंड शार्प है, ये मैं आज भी इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। लफ्ज़ों को कम से कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि लंबी चौड़ी बात जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी छोटी बात जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। ये तो हो गया शॉर्ट जी। और शार्प? शार्प का मतलब ये है कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसमें कुछ गैर ज़रूरी बात नहीं होनी चाहिए, इधर से निकले उधर जाके लग जाए, बात ख़त्म हो। तो जबकि ज़ाती ज़िंदगी में इंसान ऐसा नहीं बोलता, वो दोहराता है, इधर से अप्रोच करता है, उधर से अप्रोच करता है। एग्जैक्टली हमारी अब पहले जब हमने शुरू किया था, आज से 40 में कितने साल हो गए, 77 में, तो उस वक्त से इस वक्त तक जितना भी 42-43 इयर्स जितने भी मेरे गुजरे हैं इस लाइन में, और मेरी तकरीबन कोई 100 के करीब फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, तब मुझे जाके इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि फिल्म की राइटिंग जो है वो इतनी तेज़ी से बदली है और इतने अलग तरीके से बदली है कि वो हम उस ज़माने में हम उसको नहीं सोच सकते थे। आज आप जैसे जैसे फिल्म देखते, और पहले क्या होता था, किताब है, फिल्म है, स्टेज है, 3 चीज़ें। आज 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं उसमें। एक आपका जो है वो वेब सीरीज़ है, एक उसमें आपका टीवी है। आज टीवी की राइटिंग जो है, जबकि मैं वो भी काफ़ी कर चुका हूँ, तो टीवी की राइटिंग जो है, एपिसोड की राइटिंग जो है, वो फिल्म की राइटिंग से बिल्कुल अलग है। जो वेब सीरीज़ की राइटिंग है वो बिल्कुल अलग है। हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। और पहले बात जो आपने कही कि इनके जॉनर भी अलग अलग हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कि मैंने अगर
सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल और MS सत्यू और रॉबिन धर्मराज के लिए लिखा है, जो ऑफबीट फिल्में बनाते थे। तो मैंने यश चोपड़ा और सुभाष घाई के लिए भी लिखा है, जो बिल्कुल हार्डकोर कमर्शियल। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सिर्फ टर्म्स हैं। असली चीज़ जो आपके सामने है वो है आपकी कहानी की रिक्वायरमेंट और आपकी अप्रोच। जब हम कहानी लिखते हैं, किताब के लिए कहानी लिखते हैं या नॉवेल लिखते हैं, तो उसमें हम खुद एक किरदार होते हैं, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो। लेकिन जब आप फिल्म लिखते हैं तो आप उसमें विजिबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि अगर मैं कोई फिल्म लिख रहा हूँ तो मुझे फिल्म की वो ज़बान या वो जो 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 कैरेक्टर्स हैं उनकी ज़बान मुझे लिखनी पड़ेगी। मैं जावेद सिद्दीकी की ज़बान नहीं लिख सकता। मेरा, अगर मैंने अपने कैरेक्टर पर अच्छी तरीके से काम किया है, अगर मैंने उसको तख्लीक किया है और मुकम्मल तख्लीक किया है, मतलब ये कि मैंने उसको एक सोच दी है, एक बोलने का ढंग दिया है, चलने फिरने का ढंग दिया है, कपड़े पहनने का ढंग दिया है, उसको एक बैकग्राउंड दिया है, उसको एक एजुकेशन दी है, उसको एक मुकम्मल इंसान मैंने अगर बनाया है, तो मुझे यह हक़ ही नहीं पहुँचता कि मैं उसको ज़बान अपनी दे दूँ या अपने डायलॉग उसके मुँह में रख दूँ। उसके बाद होता यह है कि फिर वो कैरेक्टर मुझे डिक्टेट करता है कि मैं यहाँ इस तरीके से बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, जो भी करेगा। तो ये चीज़ जो है ये एक दिन में नहीं आई, ये धीरे धीरे करके, अच्छा ये बात यूँ है तो ये बात यूँ है। और दूसरे, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि सबसे बड़ा टीचर किसी भी फील्ड में इंसान की अपनी गलती होती है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है। मेरी कमज़ोर फिल्में भी हैं, फ्लॉप फिल्में भी हैं, और मैंने उन फ्लॉप फिल्मों को दर्जनों बार देखा है। सिर्फ इसलिए बार बार देखा है कि ये जानने की कोशिश की है कि क्या कमज़ोरी रह गई। मैं तो मुग़ल आज़म बनाने के लिए चला था, ये कुछ और कैसे बन गया। तो ये जो चीज़ है ये आपको बराबर हाथ पकड़ के चलती रहती। अभी जब हम एपिसोड लिखते हैं, जैसे टीवी का एपिसोड हम लिखते हैं, टीवी का एपिसोड हमको मालूम है कि ये अपनी जगह बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है। ये किसी एक उसका एक हिस्सा है। ये एक पूरे सीरियल का, एक सीरीज़ का एक हिस्सा है। इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है और उससे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड, जो 22 मिनट 25 मिनट का जो पीरियड आपको दिया जाता है, उसमें आपको क्या करना है। और उसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि उस 25 मिनट तक आप ऑडियंस की तवज्जो जो है वो अपनी तरफ खींच के रखेंगे, आप उसको डिवेट नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वेब सीरीज़ में भी यही होता है कि साहब आप एक क्लिफ हैंगर से शुरू करेंगे और एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म करेंगे ताकि दूसरा एपिसोड वो देखने के लिए तैयार है। फिल्म में ऐसा नहीं होता। नाटक का एक हम लाइव ऑडियंस, मैं जो लिख रहा हूँ वो जिंदा अदाकार उसको बोल रहे हैं, कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ज़िंदा लोग उसको देख रहे हैं और उनका रिएक्शन इमीडिएट आता है। फिल्म में रिएक्शन इमीडिएटली नहीं आता। फिल्म में साल भर के बाद आता है, 6 महीने के बाद आता है। उसके बाद पता चलता है कि आपने क्या गुड़ गोबर किया है, अच्छा किया है या बुरा किया। लेकिन यहाँ उसी वक्त ड्रामे में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। एक मर्तबा अगर आपने एक परफॉर्मेंस देखा अपना और आपको लगा कि साहब ये परफॉर्मेंस में कुछ कमज़ोरी है, तो आप दूसरे परफॉर्मेंस में सही कर सकते हैं या अपना स्क्रिप्ट लेके उसमें सही कर सकते हैं। फिल्म में नहीं कर सकते। जो छप गया तो छप गया, हो गया। तो हर एक की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये सब वक्त के साथ आदमी सीखता चला जाता है और मैं समझता हूँ कि ये सीखने का प्रोसेस जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल किसी
बच्चे की तरह मैं आज भी, अगर मुझे कोई अच्छी खूबसूरत कहानी सुनने को मिले, कोई नया थॉट अगर मुझे कोई सुना दे या मैं कहीं पढ़ लूँ या देख लूँ, तो मुझे वही एक्साइटमेंट होता है जो पहले हुआ करता था कि यार अरे वाह क्या बात है। हालांकि उम्र का मैं उम्र की उस मंजिल पे हूँ और प्रोफेशनली भी उस मंजिल पे हूँ कि जहाँ मुझे इन तमाम नई बातों की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए और परवाह भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब तक वो लगन मेरे अंदर ज़िंदा है तो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो नए और चीज़ें आने वाली हैं, जो आएंगी, आई एम श्योर टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसमें और बहुत सारी नई चीज़ें आ जाएंगी, वो सब जो हैं वो बराबर सिखाती रहेंगी और लोग सीखते रहेंगे। यहीं पर चूँकि आपका ये जो लंबा तजुर्बा है राइटिंग का, फिल्म राइटिंग का, उसमें अभी हम फिल्म राइटिंग के बारे में एक सवाल और पूछ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि एज अ फिल्म राइटर क्या क्या करें के बजाय क्या ना करें। एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए एक आखिर में एक बाउंड स्क्रिप्ट ठीक से बन जाए, इसके लिए क्या क्या ना करें। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि कंप्रोमाइज़ ना करें। आमतौर पर होता ये है कि साहब मेरी ये ज़रूरत है, मुझे यहाँ एक आइटम नंबर डालना है, अगर उस आइटम नंबर की वहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप कहिए, बताइए कि भाई आइटम नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ एक एक्शन सीक्वेंस, आप एक डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे यहाँ एक एक्शन सीक्वेंस चाहिए और एक्शन सीक्वेंस की वहाँ गुंजाइश नहीं है, तो कहिए कि एक्शन सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर स्क्रिप्ट सही तौर से निट किया हुआ है, अगर उसकी बुनावट जो है वो सही है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि ऑल सेड एंड डन सर है तो ये फरमाइशी काम, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बेचारा गाने वाला या कोई कव्वाल या वो बैठा हुआ है और उससे फरमाइश आ रही है कि आप ये गाइए, तो उसे वो गाना पड़ता है। लेकिन वो जिस तेज़ी से और जिस कमाल के साथ वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होता है, यही कमाल राइटर के अंदर भी होना चाहिए। मैं हमेशा एक नसीहत, अगर कहीं मुझे कहीं बोलने या अपने जो क्लास लेने का या कभी कोई इस किस्म की कुछ मौके मिल जाते हैं, तो मैं उसमें एक बात ज़रूर कहता हूँ कि एक राइटर का दिमाग जो है, ख़ास तौर से फिल्म राइटर का दिमाग जो है, वो एक डीवीडी प्लेयर की तरह होना चाहिए। जो डीवीडी अंदर है वही स्क्रीन पे दिखाई देगी, दूसरी नहीं दिखाई देगी। तो आप जो लिख रहे हैं, अपने आप को उसके अंदर आप जो है उसको में एक इमर्शन हो जाना चाहिए, उसके अंदर आपको घुस जाना चाहिए, तब जाके वो बात होती। अगर मैं उमराव जान लिखते वक्त मैं जो है वो दिलवाले दुल्हनिया के बारे में सोचता, या दिलवाले दुल्हनिया लिखते वक्त उमराव जान के बारे में सोचता, तो ये दोनों अलग एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, वो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, वो जब तक आप समझेंगे नहीं इस बात को कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है, तो तब तक कोई गलती नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा उससे डिविएट करेंगे तो गलतियां भी होंगी और वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हालांकि ये ताकत, ये भरोसा आप अपने अंदर इसलिए पाते हैं क्योंकि आपने तो सत्यजीत रे के साथ शुरू किया, इसलिए आप अगली राइटिंग टेबल्स पे बैठे हुए या मीटिंग्स में आप थोड़ा वो पावर भी आपके पास होता है। ऐसे राइटर्स हमेशा बार्गेनिंग सिचुएशन में नहीं होते, और कई बार तो मजाक में ये कहा जाता है कि
वो फिर डायरेक्टर ने कहा कि इस लाइन को ऐसे कर दें, ऐसा कर दिया गया। फिर वो उसका एडी आया, उसने कहा ऐसे कर दें, उसने कहा हाँ ऐसे कर दें। एक्टर आया, उसने कहा कि ऐसे बोल दें। करते करते आखिर में एक लाइन बची और कहा इसको भी ऐसे कर दें, तो बोले नहीं इसको मत करना ऐसे, क्योंकि यही तो एक लाइन है जो मेरी बची है इसमें। मजाक मजाक में ये सब बातें राइटरों के साथ होती हैं। नहीं, ये हकीकत है। जो राजेंद्र सिंह बेदी ने ये किस्सा हमको सुनाया था, उनके साथ हुआ था ये। अच्छा। एग्जैक्टली उनके साथ हुआ था कि उन्होंने कहा कि भैया ये एक लाइन तो रहने दो, लेकिन क्यों, इतने बड़े राइटर हैं आप, इसको चेंज नहीं कर सकते? कहने लगे नहीं, इसलिए चेंज नहीं करना चाहता कि यही तो एक लाइन मेरी बची हुई है। तो वो ये अक्सर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी जाके फिल्में देखी हैं तो जो पहचानी हुई शक्लें थी पहचानी नहीं जाती वाला मजमून हो जाता है कि अच्छा ये लिखा था, अरे ये तो नहीं लिखा था भाई। लेकिन ये कि उसमें बात कहाँ जाके बैठती है, अगर समझदार डायरेक्टर है वो आपकी बात को समझता है। जैसे यश चोपड़ा मरहूम बहुत समझदार डायरेक्टर, कमर्शियल हार्डकोर कमर्शियल डायरेक्टर, लेकिन बात को समझते थे, बारीक बात को भी फ़ौरन समझ जाते थे। तो उनके यहाँ जो एक चीज़ होती थी, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि वो अपने राइटर पर भरोसा करते थे। ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे वो डर की शूटिंग कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, कुछ लाइनें उन्हें चेंज करनी थी एक सीन के अंदर, तो वहाँ से फैक्स आया। उस ज़माने में फैक्स चलते थे। फैक्स आया कि साहब ये रिक्वायरमेंट है और इस तरीके से कुछ चाहिए, ये है वो है, तो आप करके भेज दीजिए। तो भेज दिया। तो बाद में मैंने यश जी से कहा कि सर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप शूटिंग वहाँ रोक के बैठे हुए, आप ये इतनी अच्छी उर्दू जानते हैं, इतनी अच्छी ज़बान जानते हैं, फ़िल्म पर आपको इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, आप खुद चेंज कर देते। कहने लगे नहीं, एक मर्तबा अगर राइटर और डायरेक्टर ने मिल के एक काम कर दिया है और उसको सील बंद कर दिया है, तो फिर डायरेक्टर की अपनी मजाल भी नहीं होनी चाहिए कि वो उसे तब्दील कर दे। क्या बात। और ये मैंने तीन चार महीने उनके साथ फिल्में की और सीरियल लिखा और बहुत काम किया बड़े ज़माने तक। जब वो पूरा स्क्रिप्ट डायलॉग के साथ कंप्लीट कर लेते थे तो अपने सारे एक्टरों को, अपने पूरे यूनिट को, अपने जिसमें मेकअप मैन और प्यून तक होता था, उसको जमा करके फिर वो स्क्रिप्ट का नरेशन दिया जाता था। और उसके बाद वो एक डायलॉग बोला करते थे, जिसको जो बोलना है अभी बोल दो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा अभी तो मैं चेंज नहीं करूँगा, ये फाइनल है। तो आदमी को अगर इतना कॉन्फिडेंस अपने चीज़ पर होता है तो फिर चीज़ बुरी नहीं बनती। इसीलिए आप देखें कि मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने जो 50 फिल्में बनाई, 50 में से मेरा ख्याल है कि 45 तो हिट थी। तो जावेद साहब, हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ख़ुद जो आपने कहानियाँ लिखी और फिर आपने कुछ कहानियाँ ज़रूरत के हिसाब से लिखी, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको कहनी थी लेकिन उन पे फिल्में नहीं बन सकी, इनका यहाँ पर आप ज़िक्र कीजिए, क्योंकि आखिरकार फ़िल्म मेकिंग तो एक फ़ायदे नुकसान का भी एक कारोबार है। और हो सकता है किताब में एक स्टोरी को लिख देना एक चीज़ हो, लेकिन उस पर फिल्म, लेकिन फिर भी दिल करता है बतौर राइटर कि इस पर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए थी, और आज तक 45 वर्षों में किसी ने नहीं बनाई। जी, आप, मेरा ख्याल है आप फिल्मी कहानियों की बात कर रहे हैं। आपकी कोई भी ऐसी कहानी जो आपको लगता है? नहीं, देखिए, कहानियाँ कई किस्म की हैं। जैसे मेरी गैर फिल्मी कहानियाँ भी हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं मेरी, जिनका कलेक्शन छप चुका है, तो उनमें से कुछ पर फिल्में बन सकती हैं, कुछ पर नहीं बन सकती। लेकिन जहाँ तक फिल्मी कहानियों का ताल्लुक़ है, आपको ताज्जुब होगा कि मेरे 17-18 स्क्रिप्ट ऐसे हैं
जो कुछ मैंने शमा के साथ और कुछ अकेले मैंने लिखे, तैयार किए, कुछ में तो डायलॉग भी हैं पूरे पूरे, लेकिन वो नहीं बन सके। कुछ फिल्में अधूरी रह गईं, कुछ बहुत अच्छी फिल्में जो हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट कहना चाहिए, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट जो है उन्होंने टेक ऑफ ही नहीं लिया, वो मुहूर्त के बाद आगे नहीं बढ़ सके। 50 बातें हो जाती हैं भाई। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा था और पता चला कि साहब वो प्रोड्यूसर के पास पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करेंगे आप? तो या हीरो ने कहा कि साहब मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, तो ठीक है। एक फिल्म तो ऐसी है कि उसकी शूटिंग 3-4 दिन की शूटिंग हो गई, उसके बाद वो हीरो ने कहा, वो बहुत बड़ा हीरो था वो, उसने कहा कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना है। थोड़ा सी फिल्म जो थी वो तय हो गई। अब जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे के लिए बनाई गई हो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई हो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करके बनाई गई हो, वो मैं किसी दूसरे के हवाले कैसे कर सकता हूँ? और पता नहीं वो उसे पसंद आए कि ना आए। तो ऐसे हादसा हर राइटर की ज़िंदगी में ऐसी अधूरी कहानियाँ बहुत सारी पड़ी हो। तो जैसा हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे, कोई ऐसी बात जो आपके दिल में थी कि इस इंटरव्यू में आप ज़रूर कहें और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, अभी आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें लिखने का शौक़ है, कि फ़िल्म लिखना अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और भी उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मैदान ऐसा है जिस पे तवज्जो की ज़रूरत है, और वो है स्टेज। स्टेज आज अच्छा स्टेज, अच्छा ड्रामा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसका असर देरपा भी होता है, दूर रस भी होता है। और आज हमारे जो सियासी और समाजी हालात हैं, उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए ड्रामे से ज़्यादा, नाटक से ज़्यादा मौसर कोई चीज़ नहीं है। और अगर ड्रामा अच्छा है तो उसमें से फिल्म बना लेना या उसके ऊपर फिल्म बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं, कामयाब फिल्में बनी हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं लगते, सिवाय इसके कि आपके पास एक अच्छा सा ग्रुप हो, कुछ अच्छे एक्टर हों और आपको बात कहने का सलीका आता हो। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, और आपके तजुर्बे से हम सीख पाए, हमारे देखने वाले और नए लिखने वाले आपसे सीख पाए। बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मोहब्बत आपकी, और मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि अगर ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, खुदा उसको और ज़्यादा कामयाबी दे, दूर तक पहुँचाए, और इस तरीके से नए लोगों को कुछ सीखने, समझने और उनके जो फ्यूचर है, उनका जो बनने का जो प्रोसेस है, उसमें उनको कामयाबी मिले। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। पर मेरी नए ख्वाहिशात गुफ्तगू के साथ और आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिल्म राइटर जावेद सिद्दीकी प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर, guftgu@rekhta.org पर।